घटिया थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई महिला की निर्मम हत्या के मामले को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि गुरुवार को घटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी पान बिहार के ग्राम बिहारिया में फिर एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गुरुवार सुबह 10 बजे पान बिहार चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बिहारिया में एक अधेड़ महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू भी कर दी। ग्रामीणों के अनुसार मृतका राम कन्या बाई के भाई की पुत्री सपना सुबह 9 बजे के करीब अपनी बुआ के घर पर गई थी। घर का दरवाजा लगा हुआ था। उसने अपनी बुआ को आवाज लगाई परंतु कोई जवाब नहीं आया, ना ही किसी ने दरवाजा खोला। सपना ने दरवाजा खोला तो घर के अंदर का दृश्य देखकर घबरा गई, क्योंकि जमीन पर उसकी बुआ खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर उसने परिजनों को इसकी सूचना दी। उल्लेखनीय है कि ग्राम बिहारिया निवासी रामकन्या पति मोहन वर्मा उम्र 50 वर्ष अपने पति से पिछले 3-4 वर्षों से अलग अपने मायके बिहारिया में रहकर झाड़ू बनाने का काम करती थी। उसका पति आदतन शराबी था, जो आए दिन अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर बिहारिया आता और पैसे के लिए पत्नी रामकन्या से झगड़ा किया करता था। परिजनों का आरोप है कि रामकन्या की हत्या उसके पति मोहन वर्मा, पिता भेरू वर्मा, जाति बरगुंडा निवासी महू थाना महिदपुर एवं उसके अन्य साथियों ने ही की है। हालांकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 फरवरी 2023 में मृतका महिला के पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसको लेकर भी परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। हत्या की घटना की जांच के लिए रतलाम से एफएसएल अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटिया से ताहिर मंसूरी की यह खास रिपोर्ट। मर्डर सर हमारी जियाजी पे शंका है और उसके साथी अर्जुन और 2-3 जने हो रहे सर। वो हर दिन 2-4 बार आए थे तो हमने उनको देखा, मेरे बच्चों ने भी देखा, मेरे घर भी आए थे। इसलिए मैंने ये जानकारी ली कि वो मेरे घर आए थे तो वही कर सकते हैं हादसा। उज्जैन के गांव बोदिया क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को प्लास्टिक के पाइपों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। यह आग गंभीर डैम के पास ट्रीटमेंट प्लांट पर रखे पाइप में लगी थी। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर 4 दमकलें पहुंचाए गए। इस दौरान देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें व धुआं कई फीट तक दिखता रहा, जो कि करीब 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। निगम अध्यक्ष कलावती यादव के आदेश पर पीएचई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। यहां बता दें कि जिन प्लास्टिक के पाइपों में आग लगी वे गंभीर डैम से शहर को पानी सप्लाई करने के लिए ही रखे गए थे। घटना को लेकर नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कहा कि लंबे समय से रखे हुए पुराने पाइपों में आग लगी है। आग के कारणों का पता लगाया जाएगा। अभी सूचना मिली है कि अम्बोदिया में जो पीएचसी का हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पुराने पाइप रखे हुए थे, उसमें आग लगी है कि और दमकल पहुँचाने की व्यवस्था की है। अधिकारी भी पीएचसी के वहाँ पहुँचे हैं। अभी मैंने भी वीडियो देखा है और निश्चित रूप से आग बुझाने के प्रयास तो करेंगे, आग बुझेगी भी सही, लेकिन किस कारण से आग लगी है वो भी देखा जाएगा कि आग लगने के कारण क्या है। उज्जैन में मेडिकल संचालक मरीजों की जान से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका एक मामला सामने आया। उज्जैन के गंगाराम सोलंकी नामक मरीज को डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर राज शर्मा ने एक महापूर्व हार्ट की सीमस नाम की दवाई लिखी थी, जिसे लेने के लिए वह पाटीदार अस्पताल में संचालित हो रहे मेडिकल पर पहुंचा, जहां से मरीज ने 1 माह की गोली ले ली। एक महत्वपूर्ण गोली लेने के बाद जब दवाई खत्म हो गई तो मरीज दूसरे मेडिकल पर गोली लेने के लिए गोली की स्ट्रिप लेकर पहुंच चुका था, जहां उसे पता चला कि 1 माह से वह पेट की गड़बड़ी ठीक करने की गेनाटूल नाम की गोलियां खा रहा था। इसके बाद गंगाराम के बेटे संजू ने स्वास्थ्य शिकायत मिलने पर प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर एचपी सोनानिया व ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा पाटीदार अस्पताल पहुंच चुके थे। प्रभारी सीएमएचओ एसके सिंह मेडिकल संचालक ने मरीज को गलत दवाई दे दी थी। इसके कारण 1 माह तक हार्ट के मरीज को दवाई नहीं मिलने से कई समस्या खड़ी हो सकती थी। जांच कर मेडिकल संचालक से 12 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीज को समय पर दवाइयां उपलब्ध हो सके, इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करवाने का समय भी दिया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर मेडिकल सील कर दिया जाएगा। हाँ, डॉक्टर राज शर्मा है, डीएम कार्डियोलॉजी। उन्होंने सिडमस नाम की दवाई लिखी थी जो ब्लड प्रेशर के लिए लिखी जाती है,
उसके बजाय इन्होंने गेनाटोन नाम की दवाई दे दी जो प्रोबायोटिक है और गैस्ट्राइटिस मतलब पेट को ठीक करने के लिए काम आती है। तो फिर शिकायतकर्ता जो हैं संजू सोलंकी जी, उनके पिताजी के लिए दवाई लिखवाई थी उन्होंने डॉक्टर राज शर्मा से। उनके पिताजी का नाम है गंगाराम जी। अभी क्या नुकसान होता है सर अगर दवाई दूसरी दे दी जाती है? अब कार्डिक पेशेंट को यदि 1 महीने तक दवाई ना मिले तो जो दिल की फंक्शनिंग है, उसका जो कार्य करने की क्षमता है वो घटती है, तो उससे जीवन को खतरा भी पैदा हो सकता है। उज्जैन की तहसील तराना में अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी संचालक श्याम मित्तल द्वारा अधिक मूल्य पर डीएपी खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत मिली थी कि 1350 रुपए निर्धारित कीमत की डीएपी खाद 1600 रुपए में अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी संचालक श्याम मित्तल द्वारा बेची जा रही है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर तराना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संचालक के खिलाफ पुलिस थाना तराना में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर दुकान सील कर दी गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कार्रवाई के बाद कहा कि खाद कालाबाजारी एवं खाद अधिक मूल्य पर बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई निरंतर करता रहेगा। दरअसल भाजपा मंडल अध्यक्ष ग्राहक बनकर स्वयं दुकान पर पहुंचे थे। खाद की किल्लत झेल रहे किसानों की समस्या को देखते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह चंद्रावल स्वयं किसान बनकर दुकानदार के यहां पर खाद खरीदने के लिए पहुंचे थे। खाद अधिक भाव में खरीदने के बाद फोन पे से पेमेंट किया। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत तराना एसडीएम को दी। इसी मामले को उज्जैन कलेक्टर ने मामला संज्ञान में लिया और दुकान को सील कर कालाबाजारी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार खाद की कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी है। इसमें हमारे पास एक शिकायत आई थी कि तराना में एक प्राइवेट व्यापारी यूरिया को अधिक दाम में बेच रहा था, डीएपी को अधिक दाम में बेच रहा था। ये शिकायत प्राप्त हुई, वहाँ पर टीम भेजी गई। शिकायत की जांच में सही पाया गया। इसके पश्चात उनकी दुकान सील की गई और एफआईआर दर्ज कराई गई है और वहाँ पर जो माल अवेलेबल है उसको सोसाइटी को दिया जाएगा ताकि सोसाइटी को। मुझे आए दिन किसानों के द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा यूरिया की बोरी 350 रुपये और डीएपी की बोरी 1600 रुपये और जो है 12-32-16 की बोरी 1700 रुपये में ब्लैक में बेची जा रही है। मैं कल शाम को यहाँ आया और मैंने खाद का रेट पूछा और उन्होंने 1600 रुपये डीएपी का रेट बताया। मैंने 15 बोरी बुक कराई, 5000 रुपये एडवांस दिए, 19,000 रुपये शेष, मतलब 1600 गुणित 15 24,000 रुपये इनके बने। मैंने 5,000 रुपये नकद दे करके 19,000 रुपये अभी फ़ोन पे करे और माल उठाया। मैंने एसडीएम साहब को सूचना करी, उन्होंने पंचनामा बनाया। मैं एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कालाबाजारी जो करते हैं व्यापारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज एक विक्रेता फर्म है अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी तराना में, उनकी शिकायतकर्ता पप्पू सिंह चंद्रावल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि डीएपी की जो खाद है वो मूल्य से ज़्यादा पे दे रहे हैं। इस संबंध में एडीएम साहब को उन्होंने शिकायत की थी। जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई तत्काल एडीएम साहब के माध्यम से और कृषि विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से संबंधित फर्मों का निरीक्षण किया गया। वहाँ से उनके जो कच्चा कट्टे का एक कट्टा प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने बिल काट के दिया था और जो भी वैधानिक कार्रवाई समय पर मुतय्यन करके अभी वर्तमान में पंचनामा बनाकर दुकान को सील कर दिया गया है। फ्रीगंज में नया ओवरब्रिज बनने से पहले एक बार फिर योजना में बड़ा बदलाव सामने आया है। अब इसे 4 लेन बनाया जाएगा। इसकी 3 ब्रांच यानी कि शाखाएं होंगी। बीच में डिवाइडर होगा तो दोनों तरफ फुटपाथ भी। विनोदालय के मकान तोड़ना पड़ेंगे तो नगर निगम के हाल ही बने नगर वन को कुछ हिस्सा भी तोड़ना पड़ सकता है। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने बताया कि दीपालय व विनोदालय के रहवासी आज सुबह निवास पर आए थे। जलाधीश से मकान खाली करने के लिए इन लोगों को 1 महीने का समय देने के लिए कहा है। अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है। सभी रहवासी विकास कार्य हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएस पंत ने बताया कि नई योजना के तहत नया प्रस्तावित फ्रीगंज ओवरब्रिज 3 ब्रांच वाला होगा। फ्रीगंज तरफ 2 ब्रांच होंगी। पहले प्रस्ताव में केवल 1 ब्रांच थी। ब्रिज की चौड़ाई 21.40 मीटर करने पर रेलवे की सहमति के बाद उसके अनुसार काम शुरू किया जाएगा। साथ ही फ्रीगंज ओवरब्रिज की योजना में 2 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। एक तो यह कि पहले इसे 12 मीटर करने की योजना बनी थी, फिर 15 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव था। अब इसे 70 फीट यानी कि 21.40 मीटर चौड़ा करने की योजना बनाई गई है। बीच में डिवाइडर होगा और दोनों तरफ 27-27 फीट यानी कि 8-9 मीटर की रोड होगी।
इससे ट्रैफिक जाम के हालात नहीं बनेंगे। फ्रीगंज ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे की सहमति ली जाएगी। इसके लिए पत्र भी भेजा गया है। रेलवे के करीब 5 क्वार्टर इसके लिए तोड़ना पड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार ग्वालियर की एक कंपनी का टेंडर मंजूर किया जा चुका है, वह काम करने के लिए भी तैयार है। औपचारिक स्वीकृति के लिए लोक निर्माण विभाग की मंत्री के पास टेंडर भेज दिया गया है। चामुंडा माता के सामने का ब्रिज का एक्सटेंशन हो रहा है, एक और ब्रिज बन रहा है। तो दीपालय में जो कि निवास करते हैं वो लोग मेरे पास आए थे, उनको कई 2 दिन का नोटिस दिया है। मैंने जिलाधीश महोदय से बात की है और कम से कम 1 महीने की उनको मोहलत मिले ताकि वो कहीं अन्यत्र अपने किराए का मकान देख करके शिफ्ट हो जाए। और उनके कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, और उनको 1 महीने के अंदर अन्यत्र शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम विकास के कार्य में साथ हैं, पर 2 दिन में हम कहाँ जाएंगे, इसलिए उनको 1 महीने की मोहलत दी है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा यहाँ आए दिन बड़ी संख्या में बड़ी हस्तियां सहित फिल्म कलाकार, खिलाड़ी, राजनेता ने VIP भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार दान राशि व भगवान महाकाल के श्रृंगार के लिए सोने चांदी के आभूषण भी श्री महाकालेश्वर समिति को समर्पित करते हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भी बड़ी संख्या में VIP राजनेता पहुंचे और कुछ VIPों ने चांदी के आभूषण भी मंदिर समिति को बाबा महाकाल श्रृंगार के लिए मंदिर को दान दिए। आज दर्शन करने पहुंचे VIP तेलंगाना के हैदराबाद से विधायक T राजा ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन पुजारी प्रशांत शर्मा, पुरोहित सत्यनारायण जोशी द्वारा संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासक के निज सचिव प्रशांत त्रिपाठी द्वारा T राजा का सम्मान किया गया। देखिए, मैं जब भी महाकाल जी के दर्शन के लिए आता हूँ, यहाँ से एक शक्ति लेकर जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हम जीवित रहे, देश और धर्म के लिए कार्य करते रहे, वो हमें शक्ति दे। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ आज हमने भगवान से प्रार्थना की है कि मोदी जी को इतनी शक्ति दे कि भारत देश आज जिस बुलंदी पर है और ऊंचा ले जाए, कि सारी दुनिया देखते रहे कि ये है भारत देश। वो भी हमने भगवान से आज प्रार्थना की है। साथ ही साथ भारत को हिंदू राज घोषित करें, गौ हत्या हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, इन सभी पर प्रतिबंध लगे, धर्मांतरण हो, इन सभी को रुके और सनातनी सुरक्षित रहे, ये भी हमने भगवान से प्रार्थना की है। देखिए, संबल मस्जिद का जो सर्वे था, सर्वे करने आई टीम पर हमला किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, गोली चलाई गई और आपसी दुश्मनी में गोलियां चली, 4 लोग मारे गए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो संबल की मस्जिद में जो सर्वे रोक रहे, सर्वे क्यों रोक रहे? क्या डर है तुम्हें? तुम्हें कहीं ये तो डर नहीं कि सचमुच में जो हमारा जो हरिहर जो शंकर भगवान का जो मंदिर है वो बाहर ना आ जाए? क्या तुम्हें वो डर है? क्या वो डर है इनको, इसलिए वो सर्वे को रोका जा रहा है। देखिए, आज जितनी भी जो पार्टियां हैं जो संबल को ले लेकर राजनीति कर रही है, अगर हिंदू मरता है तो कभी इनके आंसू नहीं बहते, कहीं हिंदू लड़की का रेप होता है तो कभी इनके आंसू नहीं रोते। इनके आंसू तभी निकलते हैं जब किसी मस्जिद को सर्वे के लिए जब आदेश आता है ना, तभी ये लोग राजनीति करने के लिए आते हैं। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, क्यों ऑफिशियली जब कोर्ट से ऑर्डर है, जब सर्वे के लिए जब टीम जा रही थी तो हम समर्थन करना था, ना कि उस पर राजनीति करनी थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का हिंदू जानता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो भले ही तुम लोग कितनी भी राजनीति करो, होने का कुछ नहीं है। सर्वे होके रहेगा। अगर मंदिर है तो भव्य रूप से संबल की मस्जिद भी हटेगी और भव्य रूप से मंदिर बनेगी। हाँ, अजमेर दरगाह का भी अभी सर्वे करने का आदेश आया है। वहाँ के लोग कितना सहयोग करते ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सहयोग करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बांग्लादेश अगर हिंदुस्तान वो समय पर सहयोग ना करता, सेना अगर पाकिस्तान पे नहीं चढ़ा देता, तो बांग्लादेश अलग ना होता पाकिस्तान से। ये बांग्लादेशियों को आज समझने की आवश्यकता है। वहीं गुरुवार को वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन पूजन किए। पूजन पुजारी राम शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। जी, महाकाल दर्शन करके मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान से मैं कामना करता हूं कि पूरी देश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा, सुरक्षा करते। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी आकाश माधवल ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। साथ ही दर्शन कर मंदिर प्रशासक की खूब प्रशंसा भी की। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं आकाश माधवल, मैं इंडियन क्रिकेटर,
मैं आज यहाँ पे महाकाल जी के दर्शन करने आया हूँ और यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ एमपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बंदोबस्त मतलब बहुत अच्छा हमारे लिए दर्शन के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए कर रखा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सब बहुत अच्छे से हुआ, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हरियाणा के भक्त ने दीपक वर्मा द्वारा पंडित शिवम शर्मा की प्रेरणा से एक नग चांदी का मुकुट भेंट किया, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सह प्रभारी दर्शन व्यवस्था वीरेंद्र शर्मा द्वारा प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया गया। इन्हें विधिवत रसीद भी प्रदान की गई। यह जानकारी मंदिर प्रबंध समिति की कोठार शाखा द्वारा दी गई है। जिले में किसानों के लिए पर्याप्त यूरिया व अन्य खाद उपलब्ध है, साथ ही आसानी से किसानों को वितरण भी किया जा रहा है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आरपीएस नायक के अनुसार जिले में यूरिया एवं अन्य खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यूरिया का 457 मेट्रिक टन, डीएपी का 167 मेट्रिक टन व कॉम्प्लेक्स का 249 मेट्रिक टन वितरण किया गया है। इसके पश्चात यूरिया की 9,890 मेट्रिक टन, डीएपी का 1,510 मेट्रिक टन व कॉम्प्लेक्स का 1,879 मेट्रिक टन स्टॉक शेष है। किसानों को समय समय पर यह स्टॉक वितरित किया जा रहा है। यूरिया भी अपने ज़िले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाई इसका उठाव भी कर रहे हैं। अग्रिम उठाव भी इसका किया जा चुका है किसान भाइयों के द्वारा। वर्तमान में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यूरिया जो है किसान भाई कुछ मात्रा जो है अभी बेसल डोज के रूप में आधार रूप में हमारे किसान भाई आधी मात्रा का उपयोग वो करते हैं और आधी मात्रा जब बुआई के 20 दिन बाद और 40 दिन बाद उपयोग करते हैं। तो अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शासन प्रशासन के द्वारा निरंतर जो है इसकी उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहा है और हमारे जिले में भी इसकी पर्याप्त उपलब्धता है। आरटीओ जाने वाली 1.5 किलोमीटर की सड़क पर गड्ढों की भरमार, धूल की गुब्बार से हितग्राही परेशान है। 1-1 फीट तक के गड्ढे वाहन चालकों की रोज अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस या किसी दूसरे काम करवाने जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा। आरटीओ जाने के लिए खेड़ी की करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क पर गड्ढों का 1 फीट के यहाँ गड्ढे आपकी ड्राइविंग स्किल की परीक्षा लेते हैं और यदि आप बिना गिरे यहां से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए तो यह आपकी कामयाबी होगी। बहरहाल यह सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच में सड़क, यह कहना मुश्किल है। इसके अलावा आवाजाही से उड़ती धूल आपकी सांसों में घुल जाती है, जो सेहत की दृष्टि से बेहद घातक हो सकती है। दरअसल चिंतामण रोड स्थित ग्राम पंचायत दाऊदखेड़ी में नया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ है। इसके लिए नानखड़ा क्षेत्र में जीवन खेड़ी से होते हुए जब वाहन ग्राम पंचायत दाऊदखेड़ी के गेट तक पहुंचते हैं, यहां से बाईं ओर टर्न लेते ही वाहन चालकों की परीक्षा शुरू हो जाती है। आरटीओ कार्यालय तक पहुंचने के लिए 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। जर्जर सड़क से जब वाहन गुजरते हैं तो इससे भयंकर धूल उड़ती है, जो वाहन चालक की आंखों के साथ सांसों में भी घुल जाती है। इस तरह की स्थिति सेहत को नासाज कर सकती है और एलर्जी जैसी समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में इस रोड से गुजरते वक्त आंखों व चेहरों को कपड़े से ढककर निकले। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी थी। इसके निर्माण का काम ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि इसकी मरम्मत के लिए पंचायत की ओर से कई बार पत्र लिख चुके हैं।